चलिए पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। कल की कक्षा में हम ग्राम सभा और पेशा एक्ट के बारे में देख चुके हैं। आपसे प्रश्न भी पूछा गया था कि पेशा एक्ट जो 10 राज्यों में लागू होता है उसके क्या नाम है, उनको उल्लेखित करना था। तो बहुत ही कम छात्र हैं जो रिप्लाई दे पाए हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज बात करते हैं पंचायतों के गठन, संरचना, आरक्षण, कार्यकाल और योग्यता, यहां तक बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, यहां से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा। चलिए टॉपिक दीजिए पंचायतों का गठन, संरचना और आरक्षण। जो नए छात्र हैं, यदि अभी तक आप पंचायती राज एवं नगर निकाय के तुलनात्मक रूप से जो बताया गया है अनुच्छेदों का प्रावधान नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। और तैयारी शुरू कर दीजिए, आपको पंचायती राज व्यवस्था की क्लासेस होंगी। सबसे पहले बात करते हैं पंचायतों का गठन। कल हम ग्राम सभा के बारे में देख चुके हैं। तो पंचायतों का गठन का प्रावधान है 243 बी में। अनुच्छेद वाले पार्ट में आपको कोड की तरह भी बताया था कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं, तो यहां भी देख लीजिए, बी से आशा है बनाना। तो पंचायतों को किस तरह से आप गठित करेंगे, किस तरह से बनाएंगे, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 243 बी में। आइए बात करते हैं गठन के बारे में। तो पंचायती राज की संरचना वर्तमान में त्रिसंरचना है, ठीक है। त्रिस्तरीय संरचना है जिसमें ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है। अभी देखेंगे कि एक ग्राम पंचायत कैसे गठित होता है, जनपद पंचायत किस तरह से होता है और जिला पंचायत इसका गठन किस आधार पर किया जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा यह भी देखेंगे कि कौन कौन उस ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तो देखिए, एक ग्राम पंचायत का गठन 1000 जनसंख्या पर होती है। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, एक ग्राम पंचायत का गठन न्यूनतम 1000 जनसंख्या पर होती है। इसी के अंतर्गत आपके ग्राम सभा आते हैं। एक ग्राम पंचायत में अनेक आश्रित ग्राम भी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं। अगर ग्रामीण अंचल से होंगे तो आप अपने ग्राम पंचायत में देखेंगे कि उसमें एक से अधिक गांव सम्मिलित रहते हैं। जब वही सम्मिलित ग्राम में जिनकी संख्या 1000 से कम है, जो मुख्य ग्राम पंचायत है, आश्रित गांव के तहत आते हैं, यदि उनकी भी जनसंख्या यदि 1000 से अधिक हो जाती है तो 1000 जनसंख्या से आशय है कि 1000 मतदाता सूची में नामित जनसंख्या से आशय है, ठीक है। मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए 1000 नाम अंकित। इस तरह से एक ग्राम पंचायत गठित होती है। इसी में आपके 10 न्यूनतम वार्ड होते हैं, अधिकतम 20 वार्ड हो सकते हैं। तो देखिए, एक पंच 100 जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होता है। पंच के बगल में लिखना चाहें तो वार्ड लिख लीजिए कि एक वार्ड गठित होता है न्यूनतम 100 जनसंख्या पर। वह 100 जनसंख्या होगी जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल होगा। इस तरह से एक ग्राम पंचायत और एक वार्ड गठित हो गया। जनपद पंचायत का गठन किस तरह से होता है, इसमें सदस्य देख लीजिए, पंच होते हैं और सरपंच होते हैं। निर्वाचित पंच और निर्वाचित सरपंच, ये आपके ग्राम पंचायत के सदस्य होते हैं। जनपद पंचायत का गठन कैसे होता है, जिस तरह से एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 1000 मतदाता सूची में शामिल जनसंख्या होती है, उसी तरह से एक जनपद पंचायत न्यूनतम 50,000 जनसंख्या के आधार पर एक जनपद पंचायत गठित होता है। इसी में आप देखेंगे जनपद पंचायत सदस्य 5000 जनसंख्या पर चुना जाता है। तो एक तरह से आप देखेंगे
जहां पर एक ग्राम पंचायत पंच के लिए न्यूनतम 100 जनसंख्या की आवश्यकता होती है, वहीं एक जनपद पंचायत सदस्य, जिसको आप बीडीसी के नाम से जानते हैं, उसके निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 5000 मतदाता सूची में शामिल जनसंख्या होनी चाहिए। इस तरह से एक जनपद पंचायत गठित होगा 50,000 की न्यूनतम जनसंख्या पर। इसमें भी आपके न्यूनतम 10 वार्ड होते हैं और अधिकतम 25 वार्डों की संख्या होती है। इसके बारे में कल देखे थे कि 10 न्यूनतम तीनों पंचायत में होगा, लेकिन अधिकतम 20, 25 और 35 वार्डों की संख्या हो सकती है। यह तो हुआ एक जनपद पंचायत और एक बीडीसी के निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या। कौन कौन उस जनपद पंचायत के सदस्य होंगे? तो पहले देखिए विधायक। जो विधायक उस विधान, जो जनपद पंचायत क्षेत्र है, जनपद पंचायत जो क्षेत्र है, वह विधायक का नाम उस जनपद पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में नाम शामिल होना चाहिए, न कि नगरीय क्षेत्र में। दूसरा क्या है, 1/5 भाग सरपंच। उस जनपद पंचायत के अंतर्गत जितने भी ग्राम पंचायत आते होंगे, उसमें से 1/5, मान लीजिए किसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत 100, जनपद पंचायत के अंतर्गत 100 ग्राम पंचायत आते हैं। इसके अंतर्गत एक जनपद पंचायत के अंतर्गत 100 ग्राम पंचायत आते हैं, तो इसमें से 1/5 भाग कितना हो जाएगा? 20। तो ये 20 जो ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, वे सभी जनपद पंचायत के सदस्य होंगे, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। वहीं अगली बार जो 80 ग्राम पंचायत के सरपंच बच चुके हैं, अगला पुनः 20, इसी तरह से 5 बार में जो 100 ग्राम पंचायत के सरपंच हैं, उनका कार्यकाल प्रत्येक का सिर्फ 1 वर्ष का होता है। तो इस तरह से 1/5 भाग उस सरपंच का कार्यकाल 1 वर्ष होगा। तीसरा क्या है, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वे सदस्य नहीं होंगे। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि ये मुख्यतः आपके जिला पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जनपद पंचायत, इसके अंतर्गत उस क्षेत्र के गठन में सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, अगला देखिए जिला पंचायत। तो जिला पंचायत का गठन कैसे होता है? न्यूनतम 5 लाख मतदाता सूची में शामिल जनसंख्या के आधार पर एक जिला पंचायत गठित होता है। वर्तमान में 28 जिला पंचायत हैं। तो देखिए, इसी तरह एक डीडीसी जिला पंचायत सदस्य का मतदान जो क्षेत्र होगा, न्यूनतम 50,000 मतदाता सूची में शामिल जनसंख्या होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। एक बार और समझ लीजिए, एक ग्राम पंचायत पंच के लिए सिर्फ 100 मतदाता सूची में नामित जनसंख्या चाहिए। वहीं एक बीडीसी को न्यूनतम 5000 मतदाता सूची में शामिल जनसंख्या चाहिए। वहीं एक जिला पंचायत सदस्य डीडीसी के लिए एक जिला पंचायत सदस्य को न्यूनतम 50,000 जनसंख्या मतदाता सूची में चाहिए। तो न्यूनतम वार्डों की संख्या 10 होती है, तो उस पर आप 10 गुना लगा देंगे, तो 100 का 1000, 5000 का 50,000 और 50,000 का 10 गुना आपका 5 लाख। तो ये उनके गठित होने की बात है। और सदस्य के बारे में तो देख लिए। तो जिला पंचायत के कौन सदस्य होंगे? तो जिला पंचायत के सदस्य होंगे उस जिला के अंतर्गत आने वाले समस्त विधायक। उस जिला के अंतर्गत आने वाले जितने भी विधायक हैं, वे जिला पंचायत के सदस्य होंगे। दूसरा क्या है, जनपद पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत के अंतर्गत जितने भी जनपद पंचायत आते हैं, उन सभी के अध्यक्ष जिला पंचायत के सदस्य होते हैं। तीसरा क्या है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य।
जो लोकसभा और राज्यसभा से सांसद निर्वाचित होते हैं, यदि उनका निर्वाचन क्षेत्र नगरीय में नहीं है, अर्थात मतदाता सूची में उसका नाम नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वे सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जिला पंचायत के सदस्य होंगे। 14 नगर निगम है, इसके बारे में नगरीय निकाय में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से हुआ पंचायतों का गठन के बारे में। ठीक है, अगला देखिए पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना का प्रावधान कहां पर है? तो प्रावधान लिख लीजिए अनुच्छेद 243 सी में। ठीक है, सी में कैसे याद करेंगे? सी से संरचना। ठीक है, तो पंचायतों की संरचना किस तरह है अभी देख लीजिए, कल की कक्षा में भी देख चुके हैं। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय संरचना पंचायती राज व्यवस्था की है। तो त्रिस्तरीय में कौन कौन सा है? एक तो ग्राम पंचायत है, दूसरा जनपद पंचायत है और तीसरा जिला पंचायत है। कल देखे हैं। तो एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड की संख्या होगी, अधिकतम 20 वार्डों की संख्या हो सकती है, जबकि जनपद पंचायत में न्यूनतम 10 वार्डों की संख्या होगी और अधिकतम 25 वार्ड होंगे। वहीं जिला पंचायत में न्यूनतम 10 वार्डों की संख्या होगी और अधिकतम 35 वार्ड होंगे। प्रशासनिक प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख, ये विशेष है, इसको देख लीजिए एक बार। ग्राम पंचायत के पदाधिकारी 3 होते हैं। कौन कौन 3 होते हैं? एक होता है पंच, दूसरा होता है उप सरपंच और तीसरा होता है सरपंच। तो पंच का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, सरपंच का भी चुनाव प्रत्यक्ष होता है, जबकि उप सरपंच का अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। जनपद पंचायत के अंतर्गत जो बीडीसी है, जनपद पंचायत सदस्य, इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जबकि उपाध्यक्ष और अध्यक्ष इसका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। अभी देख लेते हैं एक बार और कि प्रत्यक्ष चुनाव क्या है। जिला पंचायत सदस्य, डीडीसी, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष। तो डीडीसी का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है, जबकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का होता है अप्रत्यक्ष तौर पर। तो प्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिसमें जनता सीधे तौर पर उस सदस्य को चुनती है, तो यह प्रत्यक्ष चुनाव है, जिसमें आप ग्राम पंचायत के पंच है, सरपंच है, बीडीसी है और डीडीसी है, इसमें आप अपने मत का प्रयोग करते हैं और उसके आधार पर आप स्वयं निर्वाचित करते हैं। वहीं इन सदस्यों में से, पंचों में से एक को उप सरपंच चुना जाता है वोट मत के प्रयोग के आधार पर। उसी तरह जनपद पंचायत और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, जिसमें हमारे द्वारा जो निर्वाचित सदस्य हैं वे उनको वोट देते हैं। इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव है कि हम उसको नहीं चयन करना है, बल्कि हमारे द्वारा जो प्रतिनिधि चुने गए हैं वे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुन रहे हैं। तो ये हुए राजनीतिक प्रमुख पदाधिकारी। प्रशासनिक प्रमुख देख लीजिए। तो प्रशासनिक प्रमुख ग्राम पंचायत स्तर के होते हैं ग्राम पंचायत सचिव, जनपद पंचायत स्तर के होते हैं सीईओ, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो डिप्टी कलेक्टर रेंज के होते हैं, जबकि जिला पंचायत के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं वे मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ होते हैं, लेकिन उनका रेंज होगा आईएएस। ठीक है, आईएएस जो अधिकारी होते हैं वे जिला पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। इसके बारे में कल देख चुके थे। तो इस तरह से हुआ पंचायतों की संरचना, जिसका प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 सी में। अगला क्या है? पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। आरक्षण, तो इसको हम किस तरह से याद किए थे जब अनुच्छेद अध्ययन करते? तो डी से दबे हुए लोगों को ऊपर उठाना। तो कैसे उठाएंगे आप? आरक्षण देकर। तो देखिए प्रावधान कहां है? अनुच्छेद 243 डी में। आइए इसको तुलनात्मक रूप से देखते हैं। जब पंचायती राज लागू हुआ था, पेशा एक्ट और वर्तमान के दृष्टिकोण में किस तरह से आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो एक बॉक्स बना लीजिए कॉलम देकर। एक में लिखिएगा विषय,
दूसरे में लिखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान। अगला लिखिएगा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 और अंतिम में लिखिएगा पेशा एक्ट, अनुसूचित क्षेत्र में जो पंचायती राज लागू होता है, पेशा एक्ट। 4 भागों में विभाजित कीजिए। 73वें संविधान संशोधन 1992 के प्रावधान, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 और पेशा एक्ट। विषय में लिखिए पहला आरक्षण, किस तरह से आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी और अनुसूचित जाति अर्थात एससी, इनको जनसंख्या के आधार पर, उसके अनुपात पर 73वें संविधान संशोधन 1992 में आरक्षण का प्रावधान किया गया था। किस आधार पर, एक बार और देख लीजिए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, इनको उसके जनसंख्या अनुपात के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में ओबीसी वर्ग को आरक्षण उसमें ऐड कर दिया गया, जिसमें 25% ओबीसी वर्ग को आरक्षित दिया गया। सिर्फ अंतर क्या आया, पहले एसटी और एससी को उनके जनसंख्या के अनुपात पर तो प्रावधान किया गया था, कब, जब 73वें संविधान संशोधन 1992 में। लेकिन जब छत्तीसगढ़ में यह प्रावधान किया गया तो 25% ओबीसी वर्ग को भी उसमें आरक्षण दिया गया। आपको बता चुका हूं कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में हम 1993 का प्रयोग कर चुके हैं। किस तरह से 1993 का प्रयोग करते हैं, इसको आप लोगों को एक कक्षा में बता चुका हूं। आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। कल अध्ययन किए हैं पेशा एक्ट। तो पेशा एक्ट में क्या अध्ययन किए हैं कि एसटी वर्ग, अनुसूचित जनजाति को उनके जनसंख्या के आधार पर आरक्षित देंगे, जबकि एससी वर्ग को उनके जनसंख्या अनुपात पर। तो एसटी को 50% आपको अनिवार्य है, अनुसूचित जनजाति को, कि उनके लिए पद आरक्षित रखेंगे, और एससी वर्ग को उनके जनसंख्या अनुपात पर। पेशा एक्ट में ही देखे हैं कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के जो प्रमुख हैं, जैसे ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, इन सभी प्रमुख पदों पर सिर्फ अनुसूचित जनजातीय व्यक्ति ही उस पद को धारण कर सकता है, केवल उसे ही प्रमुख नियुक्त किया जा सकता है। कौन कौन? अनुसूचित जनजाति, सरपंच, अध्यक्ष, जनपद पंचायत अध्यक्ष हो या जिला पंचायत अध्यक्ष हो। यह हुआ जो आरक्षण दिया गया है उसके आधार पर। महिला वर्ग का क्या प्रावधान किया गया है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में तो 50% महिलाओं को आरक्षित दिया गया है पंचायत स्तर पर, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 में जो कुल सीट होंगे उसमें 1/3 भाग महिला वर्ग के लिए होगा। जैसे एसटी और एससी को आप उनके जनसंख्या के अनुपात पर दे रहे हैं, उसी तरह एसटी वर्ग अपने में से 1/3 भाग महिला वर्ग के लिए आरक्षित करेंगे और एससी वर्ग भी अपने में से 1/3 भाग महिला वर्ग के लिए आरक्षित करेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में भी क्या था, 1/3 से 1/2 स्थानांतरित कर दिया गया कि जो आप एसटी वर्ग को आरक्षित दिया गया है उसमें से 50% आपके महिला वर्ग होंगे और 50% पुरुष वर्ग होंगे। उसी तरह एससी वर्ग को जितना आरक्षित किया गया है उसमें से 50% महिला वर्ग के लिए होगा और 50% आपके पुरुष वर्ग के लिए होगा। अगला देखिए पेशा एक्ट। तो इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि 50% जितने भी एससी वर्ग हो, एसटी हो या ओबीसी हो, उसमें 50% आपके महिला वर्ग होंगे। तो ये हुआ पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान। आप इतना याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के पंचायती राज अधिनियम में 50% महिलाओं को आरक्षित दिया गया है। दूसरी बात याद रखेंगे, जहां पेशा एक्ट लागू होता है, ग्राम पंचायत के सरपंच, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्ति निर्वाचित होते हैं। अगला है पंचायतों का कार्यकाल। कार्यकाल का प्रावधान कहां पर है? 243 ई में। ई से ईयर, तो ईयर से आशय वर्ष, तो आप कार्यकाल याद कर सकते हैं।
कि पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो सामान्यतः 5 वर्षों का होता है, ये सभी आप जानते हैं। कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्ष तक। याद रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे घूम जाता है कि प्रथम सम्मेलन से उसकी जो कार्यकाल है वह काउंट होती है, वहीं से निर्धारित होता है कि कार्यकाल कहां से प्रारंभ होता है। तो प्रश्न आपको जितने भी घुमाए, आपको सिर्फ एक शब्द को याद रखना है कि पंचायत स्तर के कार्यकाल प्रथम सम्मेलन से गिनती की जाती है। ठीक है, पंच है, सरपंच है, इनका जो कार्यकाल है जब प्रथम सम्मेलन होता है, सम्मेलन बैठक, कल हम सम्मेलन के बारे में पढ़े थे, तो सम्मेलन का आशय मामूली बैठक से है, सामान्य बैठक है जहां पर आप चर्चा परिचर्चा करते हैं, लेकिन यही सम्मेलन में आप शपथ ग्रहण करते हैं जो पंच एवं सरपंच होते हैं। तो प्रथम सम्मेलन से ही उनकी कार्यकाल की गणना की जाती है। मान लीजिए कार्यकाल पूर्ण होने के पूर्व से आशय क्या है, पहले। मान लीजिए 5 वर्ष पूर्ण नहीं हो पाया है किसी कारणवश, पहला क्या है, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है, या तो सरपंच या पंच को उनके पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो 6 माह से अधिक जब कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव होगा। वहीं जब 6 माह से कम कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। इस बात को याद रखेंगे। जब पंच हो या सरपंच हो, इनकी मृत्यु आकस्मिक अगर मान लीजिए हो जाती है या उनके पद से मुक्त हो जाते हैं किसी कारणवश, तो यदि 6 माह से अधिक कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव होगा, और 6 माह से कम कार्यकाल बचा हो तो उपचुनाव नहीं होगा। ठीक है, तो यह हुआ पंचायतों के कार्यकाल। अगला देखिए, सदस्यों के लिए अनर्हताएं। अनर्हताएं मतलब योग्य नहीं है। तो कौन योग्य नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन योग्य है, और जो छूट जाए वो योग्य नहीं है। तो प्रावधान देखिए, इसका 243 ए में प्रावधान किया गया है कि जो पंचायत स्तर के चुनाव लड़ने वाले हैं, चाहे वह सरपंच हो या उप सरपंच हो, उसके लिए क्या योग्यता होगी उसको देख लेते हैं। ए से फैल, फैल से अयोग्यता, याद कर सकते हैं इस तरह से। तो कौन व्यक्ति है जो सरपंच एवं उप सरपंच या पंच बन सकता है, हम उसके बारे में देख रहे हैं, न कि नहीं बनेंगे उसके बारे में। तो कौन बन सकता है पंच या सरपंच, तो पहला, उनकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। दूसरा, लाभ के पद पर ना हो, कोई सरकारी जॉब ना करता हो। तीसरा क्या है, पागल या दिवालिया ना हो, अर्थात उनकी मानसिक जो स्थिति है वह सही तरीके से हो। चौथा क्या है, जो सहकारी सोसाइटी होती है जहां धान की खरीदी की जाती है, उसके सभापति या उप सभापति दोनों ना हो, तब वह पंच या सरपंच का चुनाव लड़ सकता है। तो यह है आपके सदस्यता के लिए अनर्हताएं, अनुच्छेद 243 एफ तक। उसके बाद एफ के बाद आपका आता है अनुच्छेद 243 जी। तो जी से क्या है, शक्तियां। तो पार्ले जी आप खाते हैं, उसके बाद आपको शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो पंचायतों के क्या शक्तियां हैं, इनके बारे में प्रावधान किया गया है 243 जी में। इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज की कक्षा में क्या पढ़े हम, पंचायतों का गठन, उनकी संरचना, आरक्षण, कार्यकाल, और अंतिम में देखे हैं कौन योग्य नहीं है उसके बारे में। तो मेरे हिसाब से आप सभी को तो समझ में आ रही होगी, इससे आसान भाषा में और आपको नहीं समझाया जा सकता। ठीक है, तो इस चैनल में अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, और आज की कक्षा अच्छी लगी हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। और आपके लिए आज प्रश्न यह है कि जो ग्राम सभा में 6 बार आम बैठक आयोजित की जाती है, उस तिथि के नाम आप बताइएगा। ठीक है, आम तिथि, जो तिथि है ग्राम सभा का 6 बैठक होता है, उसके बारे में आप बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर सभी दीजिएगा, और कक्षा कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर कल मिलते हैं आगे के प्रावधानों से। इसी तरह से हम पंचायती राज व्यवस्था को बहुत जल्द कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।